हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक बहुत ही रोमांचक और मजेदार कहानी है जिसमें बहुत सारा एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा है। आप सभी लोगों ने जलपरियों की कहानी तो सुनी होगी। जलपरियां पानी में रहने वाली मछलियों की तरह ही होती हैं, बस उनके ऊपर की बॉडी लड़कियों जैसी होती है। वो पानी की गहराइयों में रहती हैं और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। मगर इंसान अपने लालच की वजह से हमेशा से ही प्रकृति और उसके जीवों को नुकसान पहुंचाता आया है। पर हमारे बीच ऐसे भी कई लोग मौजूद हैं जो उनकी रक्षा करना चाहते हैं। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो अब बिना समय को गवाते हुए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वंडर मॉन्क। इस कहानी की शुरुआत होती है काला पानी नाम की एक जगह से जो समुद्र की गहराइयों में बसा हुआ है। इसी जगह जलपरियां और बहुत से पानी में रहने वाले जीव शांति से रहते। एक दिन अचानक कुनलुन साम्राज्य के इंसानी लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। काला पानी के लोग इस हमले के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वो लोग हमेशा शांति से रहते थे। ठंडे पानी के जीव होने के कारण वो इंसानों के जैसे शक्तिशाली भी नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने अपनी पूरी ताकत से युद्ध किया। कुनलुन के राजा ने काला पानी के राजा की जान और उनके राज्य को बचाने का एक मौका देते हुए उनसे जल परियों के आंसुओं की मांग की, क्योंकि वो उनका सबसे कीमती खजाना था। मगर जल परियों के आंसू की रक्षा वो लोग हमेशा से करते आए थे, इसलिए काला पानी के राजा ने उन्हें वो देने से मना कर दिया। जब उनको पता चला कि कुनलुन के राजा जल परियों के आंसुओं के पीछे हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी लू को सभी की नजरों से बचाकर दूर भेज दिया ताकि आने वाले समय में वो अपने लोगों की मदद कर सके। आंसू ना मिलने पर कुनलुन के राजा ने सभी जलवासियों को मार दिया और जलपरियों को बंदी बनाकर अपने राज्य ले गए। उन लोगों ने सभी जलपरियों को बांधकर मारना शुरू कर दिया, जिससे उनके मोती जैसे आंसू बाहर गिरे। राजा की एक खास सिपाही लूशी जो उनके साथ हमेशा रहती थी, वो राजा को उन मोतियों से बनी दवाई खिलाया करती थी। अब अगले सीन में हम राजा के बेटे जियांग टिन यांग को देखते हैं जो अपने कमरे में मस्ती कर रहा होता है। तभी अचानक गेट खुलता है और उसको लगता है कि उसके पिताजी आ गए हैं। वो तुरंत अपने घुटनों पर बैठकर उनसे माफी मांगता है, पर तभी उसको कुछ अजीब लगता है। जिसके बाद जब वो देखता है तो उसको पता चलता है कि ये तो उसके पिताजी नहीं बल्कि उसका खास दोस्त है। जिसके बाद वो दोनों मस्ती करने लगते हैं। तभी उसका दोस्त जियांग को बताता है कि आज सभी लोग युद्ध करने के लिए काला पानी गए हैं, जिसे सुनकर जियांग को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसको लड़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता है। युद्ध से कुनलुन के राजा जैसे लौट कर आए, जियांग उनसे मिलने गया और उन्हें समझाने की कोशिश करने लगा कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। जब उसको पता चला कि जलपरियों को बंद करके रखा गया है तो उसने अपने पिताजी से उन्हें छोड़ देने की गुजारिश की, मगर राजा ने उसको डांट कर बाहर भगा दिया। जिसके बाद उन्होंने लूशी से कहा कि उन्होंने हमेशा उसका ध्यान रखा है और कल वो सुबह में जियांग को नया शासक घोषित करेंगे और वो चाहते हैं कि लूशी जियांग का भी साथ वैसे ही दे जैसे वो उनका देती आई है, ताकि उनका साम्राज्य आगे बढ़ सके। इस बात पर लूशी ने हाँ कर दी, पर उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ और चल रहा था। उसी रात जियांग को उसके पिता ने मिलने के लिए बुलाया। वहां आकर वो अपने पिता को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करने लगा कि जलपरियां भी हमारी तरह ही जिंदा जीव हैं, उनका भी अपना परिवार है। मगर राजा को उसकी सभी बातें फिजूल ही लगी, क्योंकि उनका मानना था कि जलपरियां धरती पर भी रह सकती हैं, तो वो कभी न कभी इंसानों के लिए खतरा भी बन सकती हैं। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक राजा के मुंह से गाढ़ा खून निकलने लगता है। ये देखकर जियांग जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। आवाज सुनकर लूशी और सभी सिपाही अंदर आ जाते हैं। जब उन्होंने राजा की हालत देखी तो उनको लगा कि जियांग ने ही राजा को जहर देकर मार दिया है। जिसके बाद लूशी ने जियांग को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। जिसके कुछ देर बाद जियांग का दोस्त उससे मिलने आया, जिसने जियांग को बताया कि राजा अब नहीं रहे और नए मास्टर ने जियांग को राजा का खूनी बताया है। ये बात जियांग को कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि कुनलुन का होने वाला मास्टर तो वो है, तो आखिर राजा के बाद उसकी जगह मास्टर कौन बन गया। तब उसके दोस्त ने उसको बताया कि लूशी नई मास्टर है। ये सुनते ही जियांग को समझ आ गया कि जरूर लूशी की सोची समझी साजिश है, जिसमें उसने मास्टर बनने के लिए ये सब किया है। मगर ये सब साबित करने के लिए जियांग को सबूत चाहिए था।
इसीलिए उसके दोस्त ने उसकी जेल से बाहर आने में मदद की। जियांग चुपके से महल में सबूत ढूंढने लग जाता है। तभी उसको लूसी के कमरे से एक जहर का बर्तन मिल जाता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, महल के सिपाही वहां पर आ जाते हैं जो उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसीलिए जियांग अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। वो काफी दूर तक भागता रहा, पर कुनलुन के सिपाही उसका पीछा नहीं छोड़ते। भागते हुए वो एक नदी के पास पहुंच जाता है। एक सिपाही उसको मारने ही वाला होता है कि तभी नदी में से एक उड़ती हुई जलपरी बाहर निकलती है, जो उन सभी लोगों को अपनी शक्ति से भगा देती है। ये देखकर जियांग उसका शुक्रिया अदा करता है और उससे उसका नाम पूछता है। जलपरी उसको अपना नाम लू शू बताती है। वो उसको ये भी बताती है कि वो कुनलुन साम्राज्य जा रही है अपने बाकी साथियों को बचाने, जो सुनकर जियांग उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो भी कुनलुन की मास्टर यानी कि लूशी से अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। एक साथी मिलने पर लूशू बहुत खुश होती है, क्योंकि उसका घर तबाह होने के बाद से वो अकेली हो गई थी, पर अब उसके साथ एक इंसान था जो उसकी बदला लेने में मदद करना चाहता था। कुछ देर बाद वो लोग कुनलुन पहुंच जाते हैं, जहाँ रास्ते में एक बहुत बड़ी मार्केट आती है। जियांग लूशू को मार्केट में अलग अलग सामान दिखाता है, जिससे लूशू कुछ देर के लिए ही अपने परिवार को खोने का गम भूल जाती है। जिसके कुछ देर बाद जियांग की नजर एक गरीब बच्चे पर पड़ती है, जो किसी का गिरा हुआ खाना उठाकर खा रहा होता है, जिसको देखकर जियांग उसे नया राइस बोल खरीद कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसके साथ साथ और भी गरीब बच्चों को खाना दिलवाता है। जियांग का दिल का इतना साफ होना लूशू के मन को छू जाता है। वो धीरे धीरे जियांग को पसंद करने लगती है। रात होने पर वो सभी लोग आतिशबाजी देख रहे होते हैं कि तभी एक आदमी गलती से लूशू के ऊपर पानी डाल देता है, जिससे लूशू के पैर तुरंत जलपरी की पूंछ में बदल जाते हैं, जिसको देखकर आसपास के सभी लोग उससे आंसू देने के लिए कहने लगते हैं, जिससे लूशू बहुत ज्यादा घबरा जाती है। पर तभी जियांग उसको गोद में उठा लेता है और वहां से ले जाता है। जियांग आराम करने के लिए लूशू को एक कमरे में ले जाता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि क्या सच में उसके आंसू मोती के होते हैं, जिस पर लूशू कहती है कि हाँ, जलपरियों के आंसू मोती जैसे होते हैं, मगर वो एक ऐसी जलपरी है जो कभी रो नहीं सकती, इसीलिए वो उसके किसी भी काम नहीं आ सकती है। ये सुनकर जियांग उससे कहता है कि अगर वो रो नहीं सकती तो हमेशा हंस तो सकती है, जो सुनकर लूशू मुस्कुराने लगती है। जिसके अगले दिन जियांग लूशू को कपड़े दिलवाने के लिए एक बड़ी सी दुकान में लेकर जाता है, जहाँ बहुत से अलग अलग रंग के सुंदर कपड़े होते हैं, मगर लूशू को भी कोई ड्रेस पसंद नहीं आती। तभी उसकी नजर ब्लू कलर की एक सुंदर ड्रेस पर पड़ती है, जिसे जब वो ट्राई करती है तो एकदम परी जैसी लगने लगती है। कपड़े लेने के बाद वो दोनों ब्राइड पर जाते हैं, जहाँ सभी लोग लैंटर्न जला रहे होते हैं। जियांग लूशू को बताता है कि इसे लोग अपने चाहने वालों की यादों में जलाते हैं, इसलिए उन्हें भी अपने परिवार के लिए करना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों भी एक लैंटर्न जलाकर आसमान की तरफ उड़ा देते हैं। अब उन्हें महल तक पहुंचने के लिए कुछ साथियों की जरूरत थी, इसीलिए जियांग लूशू को अपने मास्टर के भाई से मिलवाने ले जाता है, जो बचपन में ही घर छोड़कर चले गए थे। जियांग उनसे मिलने कई बार जा चुका था, इसलिए उसको उम्मीद थी कि वो उनकी मदद जरूर करेंगे। उनके घर पहुंचते ही वो देखता है कि सारा सामान बिखरा हुआ है, जिससे वो समझ जाता है कि उनको भी कुनलुन के नए मास्टर ने पकड़ लिया है। जिसके बाद वो दोनों अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें किसी की लड़ाई झगड़े की आवाज आती है, जहां देखने पर उनको एक आदमी कुनलुन के लोगों से लड़ता हुआ दिखाई देता है। उसकी हालत काफी खराब होती है, वो बस मरने वाला होता है कि तभी लूशू एक बार फिर से अपनी शक्तियों से उसको बचा लेती है और जियांग सभी सिपाहियों को मार देता है। वो आदमी जियांग और लूशू का उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद वो अपना नाम चैंग येन बताता है, जो कि वुड साम्राज्य से आया है। ये सुनकर जियांग उससे पूछता है कि आखिर उसने कुनलुन से दुश्मनी कैसे मोल ले ली, जिस पर वो उनको बताता है कि वुड साम्राज्य के एक सिपाही की गलती की वजह से वहाँ की एक कीमती चीज कुनलुन के पास चली गई, और जब वो लूशी से वो वापस मांगने गया तो उन्होंने वो देने से इनकार कर दिया, पर वो चीज उसे किसी भी कीमत पर वापस चाहिए। ये सुनकर जियांग उसको बताता है कि उसने उसका सामान देखा है, इसलिए उसे भी उन दोनों के साथ कुनलुन चलना चाहिए। और इस तरह अब वो तीनों कुनलुन जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में चलते चलते अचानक लूशू बेहोश हो जाती है, जिसको देखकर वो तुरंत उसको एक होटल रूम में ले जाते हैं। वहाँ की मालिक लेडी मिशांग इनको देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसने उससे सुंदर नौजवान पहले कभी नहीं देखा था। लूशी की हालत देखकर चैंग यिन समझ जाता है कि उसकी बॉडी में कुनलुन की एक बर्ड का पंख का पॉइजन चला गया है,
जिसका इलाज एक फूल से हो सकता है जो कुनलुन की पहाड़ियों में मिलता है। ये सुनकर जियांग तुरंत उस फूल को लाने के लिए निकल जाता है। वो रात को गिरती तेज बर्फ में भी ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर वो फूल लेने जाता है ताकि ल्यूशी की जान बचाई जा सके। धीरे धीरे जियांग को भी ल्यूशु पसंद आने लगती है और वो उसको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। कुछ देर के बाद जियांग वो फूल लेकर वापस आ जाता है, जिसकी मदद से चैंगिन दवा बनाकर एक बाथ टब में डाल देता है, जिसके बाद वो ल्यूशु की बॉडी हील होने के लिए उसे उसमें लटा देते हैं। कुछ देर के बाद लेडी मी को एक आदमी उठाकर ले जाने के लिए आता है, जिसको देखकर चैंगिन अपनी बांसुरी की मदद से बहुत से स्नेक्स को बुला लेता है और उस आदमी को भगा देता है। ये देखकर तो लेडी मी को उससे प्यार ही हो जाता है। वो चैंगिन को बहाने से अपने कमरे में ले जाती है और उसको सिड्यूस करने की कोशिश करती है। हालांकि चैंगिन को भी लेडी मी काफी खूबसूरत लगी थी, पर वो अपने फीलिंग्स को बाहर नहीं आने दे सकता था क्योंकि वो एक योद्धा था। इसीलिए वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। सुबह होने पर ल्यूशु को होश आ जाता है और वो देखती है कि जियांग उसके पास ही बैठा है और उसके हाथों में बहुत सी चोट के निशान हैं। जियांग ल्यूशु को देखकर बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों कुनलुन में अंदर जाने का प्लान डिस्कस करने लगते हैं। उनकी ये सारी बातें दरवाजे के बाहर खड़ी लेडी मी सुन लेती है, जिससे वो समझ जाती है कि ये लोग मास्टर लूशी पर हमला करने जा रहे हैं। दूसरी ओर ल्यूशु और जियांग आपस में एक दूसरे को खाना खिलाने लगते हैं, जिसकी वजह से चैंगिन भूखा ही रह जाता है। कुछ देर बाद लेडी मी एक बर्ड की मदद से ल्यूशु तक एक सीक्रेट मैसेज पहुंचा देती है ताकि इस जानकारी से खुश होकर वो लोग उसे उस होटल से आजाद कर दे। जानकारी मिलते ही ल्यूशु समझ जाती है कि वो सभी लोग लेडी मी के घर पर है, इसीलिए वो अपने सिपाहियों को उन्हें मारने के लिए भेज देती है। उस रात जब सभी सो रहे होते हैं तब अचानक कुनलुन के सिपाही होटल में घुसकर उसमें आग लगा देते हैं, पर सभी लोग उस घर से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इससे लेडी मी भी समझ जाती है कि ल्यूशु उसको भी मारना चाहती है, इसलिए वो भी उन लोगों के साथ उसको मारने के लिए निकल जाती है। रात में वो सभी लोग एक सुनसान घने जंगल से गुजरते हैं जो काफी डरावना होता है। वो सभी लोग अब जल्द से जल्द कुनलुन पहुंचना चाहते थे ताकि वो अपना बदला ले सके। तभी उस जंगल के पेड़ की ब्रांचेस उन लोगों पर हमला करने लग जाती हैं, जिससे सभी लोग उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। चैंगिन लेडी मी को बचाता है, जिस वजह से उसको काफी चोट लग जाती है। तभी अचानक चैंगिन को कुछ ब्रांचेस जकड़ लेती हैं और वो मरने वाला होता है कि तभी लेडी मी उसे अपने गिटार की ताकत से बचा लेती है। जियांग और ल्यूशु भी काफी देर तक उन ब्रांचेस से लड़ते रहते हैं, जिसके बाद वो सभी बड़ी मुश्किल से उस जंगल से निकलकर बाहर आ जाते हैं। इन सब के बाद फाइनली वो लोग कुनलुन महल पहुंच जाते हैं, जहां सिपाहियों का ध्यान भटकाने के लिए वो लोग महल के पीछे आतिशबाजी करवाते हैं। आतिशबाजी इतनी खूबसूरत लगती है कि वो सभी उसको देखकर काफी खुश होते हैं। इसी बीच लेडी मी अपनी फीलिंग्स चैनियन से कहती है और वो भी हमेशा उसका ध्यान रखने और उसको सुरक्षित रखने की कसम खाता है। उसके बाद जियांग और ल्यूशी भी एक दूसरे को अपने मन की बात बता देते हैं, जिसके बाद वो सभी ल्यूशी के ऊपर हमला करने जाते हैं। लेकिन इसके पहले कि वो कुछ कर पाते, ल्यूशी खुद अपने बहुत से सिपाहियों के साथ बाहर आ जाती है, जिसको देखकर वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो सारे सिपाहियों को दूसरी तरफ जाते देखा था। तब ल्यूशी बताती है कि उसे उनके हमले के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए उसने उन्हें फंसाने के लिए ये सब नाटक किया। जिसके बाद वो ल्यूशु से कहती है कि उसके पिता की हत्या जियांग के पिता ने की थी। क्या उसको ये बात पता है? ये सुनकर ल्यूशु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने पिता के खूनी के बेटे के साथ है। तभी ल्यूशी जियांग का शुक्रिया करती है कि वो ल्यूशु को वहां लेकर आया। जो सुनकर जियांग ल्यूशु को समझाने की कोशिश करता है कि ल्यूशी ने ही उसके पिता को भड़काया था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। इसी मौके का फायदा उठाकर ल्यूशी और उसके सिपाही उन लोगों पर हमला कर देते हैं, जिसमें सभी पूरी ताकत से लड़ते हैं। पर तभी लेडी मी को एक सिपाही मारने वाला होता है कि तभी चैंगिन बीच में आ जाता है और वो तलवार उसको लग जाती है। तभी कहीं से बहुत सारा धुआं आ जाता है और जियांग का वही पुराना दोस्त उन लोगों को महल के अंदर ले आता है। अब वो लोग अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी ल्यूशु जियांग से पूछती है कि क्या वो अब भी उसके ऊपर भरोसा कर सकती है, जिस पर जियांग कुछ कह पाता उसके पहले ही ल्यूशु को उसके लोगों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसको सुनकर वो उनके पास जाती है, जहां पर वो देखते हैं कि जलपरियों को बहुत ही बेरहमी से बांधकर मारा गया है, जिसकी वजह से उनकी हालत काफी खराब है। वो सभी लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर लूशी और उसके साथी उनको घेर लेते हैं। जियांग का दोस्त लूशी को समझाने की कोशिश करता है कि अब वो तो मास्टर है,
इसलिए उनको जाने दे, पर लूसी उसको मारकर किनारे कर देती है, जिसके बाद वो और उसके सिपाही उन सब पर हमला करने लगते हैं। लूसी वैसे तो बहुत ताकतवर होती है, पर पानी में रहने की वजह से उसकी ताकत इंसानों के मुकाबले कम ही होती है। वो सभी उन लोगों से भयंकर युद्ध करते हैं। सभी जलपरियां अपनी आजादी के लिए जी जान से लड़ाई करती हैं। लेडी मी और चैंगिन भी पूरी ताकत से उनकी मदद करते हैं। इसी बीच लूसी लूशु पर हमला कर देती है, जिसकी मदद करने के लिए जियांग भी उससे लड़ने लगता है, मगर लूसी अकेले ही उन दोनों पर भारी साबित हो रही थी। वो उन दोनों को बहुत बुरी तरह मारती है। आखिर में वो लूसी को मारने वाली होती है कि तभी जियांग बीच में आ जाता है और लूसी की तलवार उसको लग जाती है और वो उसकी आंखों के सामने मरने लगता है। जियांग उसको बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि वो हमेशा उसके ऊपर भरोसा करे। अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने मरता देख लूशु, जो कभी नहीं रो सकती थी, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और देखते ही देखते उसकी पूरी जीवन शक्ति उस आंसू के साथ जियांग के शरीर में चली जाती है। जब जियांग को होश आता है तो उसके हाथ में एक छोटी सी मछली होती है और लूशु गायब हो चुकी होती है। लूशु अपने प्यार को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देती है, लेकिन तभी अचानक लूसी जियांग पर हमला करने की कोशिश करती है, मगर उसकी तलवार हवा में ही रुक जाती है, क्योंकि अब लूशु की शक्तियों का कवच जियांग की रक्षा कर रहा होता है। जियांग को लूशु की हालत देखकर काफी दुख होता है और वो लूसी को बहुत बुरी तरह मारता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया, जिस पर वो उसको बताती है कि उसने इस साम्राज्य के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन उसके बाद भी राजा जियांग को ही मास्टर बनाना चाहते थे और ये बात उससे सहन नहीं हुई। इसी वजह से उसने मास्टर बनने के लिए ये सब कुछ किया। जियांग उससे कहता है कि वो कभी भी अपने मास्टर को नहीं मारता और न ही अपने लोगों को। उसने ऐसा करके बहुत गलत किया और इसी के साथ वो उसको मार देता है। जिसके बाद मूवी के फाइनल सीन में हम देखते हैं कि जियांग अब कुनलुन का नया मास्टर बन चुका है और उसने सभी जलपरियों को आजाद कर दिया है। उसने लूशु की मछली को भी उसके लोगों को सौंप दिया था। जाते वक्त उसने जलपरियों से पूछा कि क्या वह लूशु से मिलने काला पानी आ सकता है, जिस पर जलपरियों ने इंसानों से कोई भी रिश्ता रखने से मना कर दिया, क्योंकि वो बहुत सालों से सब कुछ देख चुकी थी और अब किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहती थी। जिसके बाद अंत में चैंगिन और लेडी मी ने भी एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई, जिसके कुछ सालों के बाद उनके कुछ प्यारे बच्चे भी हुए और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि द वंडर मॉन्क की कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। मगर तब तक के लिए धन्यवाद।